ठंडे समंदर की लहरें, 11 डिग्री तापमान और सामने 34 किलोमीटर की चुनौती। लेकिन हौसले जब बुलंद हो तो कोई भी दूरी बड़ी नहीं होती। ये है आफरीन जबी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वो बेटी जिन्होंने रचा इतिहास, AMU की पहली स्टूडेंट जिन्होंने पार किया इंग्लिश चैनल। 29 जुलाई 2025, 13 घंटे 13 मिनट की अद्भुत यात्रा, जहां हर लहर एक इम्तिहान थी और हर स्ट्रोक एक जीत। वेस्ट बंगाल से निकलकर देश का नाम रोशन करने तक आफरीन की ये कहानी सिर्फ एक जीत नहीं, एक प्रेरणा है। और ये सफर अब भी बस शुरू हुआ है। आपका जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन स्विमिंग से हुआ वो कैसा था और क्यों हुआ? 34 किलोमीटर जो क्रॉस किया उसको, तो उस दौरान आपको क्या क्या दिक्कतें आई? 33 किलोमीटर ऑलमोस्ट मैंने कवर कर लिया था। फिर लास्ट 1 किलोमीटर मतलब इतना वेदर ख़राब था या फिर अपोजिट करंट आ रहे थे, तो तब फिलहाल लग रहा था कि मैं कर नहीं पाऊँगी। अच्छा, इस दौरान जब आप स्विमिंग कर रही थी इसमें, तो क्या कुछ बड़ी मछली या कुछ ऐसा कोई फेस किया आपने? आपको मिला कुछ ऐसा? वैसे वहाँ बड़ी मछली वैसे कुछ नहीं मिली थी, लेकिन छोटे छोटे जेली फिशेस आए थे। तो जेली फिश वैसे तो दिखने में बहुत क्यूट होते हैं, लेकिन इसके जो स्टिंग्स हैं वो बहुत पेनफुल होते हैं। अच्छा, इसके लिए जो आप जो इंटरनेशनल स्विमिंग की बात करती है चैनल्स की, तो उसकी तैयारी के लिए या प्रिपरेशन के लिए कुछ ऐसे ख़ास अलीगढ़ जैसे छोटे शहर में कुछ है तैयारी के लिए, या उसके लिए आप कैसे तैयारी करती है खुद अपने आप? क्या पहले से बैकग्राउंड था स्पोर्ट्स का या आपने स्टार्ट किया इसको? कह सकते हैं कि पहले से था, क्योंकि मेरे जो दादाजी हैं वो बहुत अच्छा कबड्डी खेलते थे। अरे मतलब वो अपने गांव में अपने ज़माने में एक फेमस कबड्डियन थे। तो हम जब अपने दादाजी के घर जाते थे तो वो हमेशा हमें दिखाते थे कि आप लोग क्या कर रहे हो, देखो मेरे पास कि मेरे पास ये मेडल है, आप लोगों के पास कुछ है। हमें हर वक्त मौका नहीं मिलता, हमें मौका बनाना पड़ता है। तो अगर हम स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि मैं इंटरेस्टेड थी, फिर मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, तो मैं भी चाहूँगी कि बाकी जो लड़कियां हैं वो भी अपना इंटरेस्ट दिखाए, और फैमिली अगर सपोर्ट करे तो आई होप कि मुझसे भी अच्छे अच्छे बेहतर स्पोर्ट्स पर्सन्स निकल आएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं फ़हीम खान और आप देख रहे हैं हाँ बोल पॉडकास्ट। आज पॉडकास्ट में हम बात करेंगे आफरीन जबी। आफरीन जबी कौन है, इस बारे में वो खुद ही बताएंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जबी आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि जो आपने इंग्लिश चैनल पार किया, क्रॉस किया उसको, वो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? उसकी शुरुआत कैसे हुई? ये मोटिवेशन मुझे मेरी मम्मी से मिली है। उन्होंने ही मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया। हम्म। और मैं बचपन से, इसकी शुरुआत हम कह सकते हैं कि मैं बचपन के 6 साल से स्विमिंग कर रही हूँ। ओके, अच्छा। लेकिन तब मैंने स्टार्ट किया था एज अ लाइफ सेविंग। हम्म। फिर ये धीरे धीरे मेरा पैशन बनता गया, हम्म। तब ये कंटिन्यू कर रही हूँ अभी तक। आफरीन, जब आप वहाँ स्विमिंग कर रही थी तो वहाँ का टेम्परेचर 11 डिग्री से भी कम था, 11 लगभग। उस दौरान आपने कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया और उन कठिन परिस्थितियों में किस तरह से उसको क्रॉस किया आपने, और उसकी तैयारी कैसे की? क्योंकि वहाँ और यहाँ में तो बड़ा फ़र्क है ना। वहाँ जाने के लिए मैंने आइस बाथ लिया था, तो जैसे कि मैं वो टेम्परेचर अडेप्ट कर सकूं या फिर वहाँ एडजस्ट हो सकूं, इस वजह से मैं घंटा घंटा भर आइस बाथ में बैठी रहती थी। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जिस दिन मैंने अटेम्प्ट किया था या फिर मैंने स्विमिंग की थी, तो शायद 11 डिग्री सेंटीग्रेड था। अच्छा। और वहाँ वेदर बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होते हैं। हम्म। जैसे कि मेरे पायलट ने बताया था कि आज का वेदर बहुत अच्छा है, तो हम आज कर सकते हैं, लेकिन फ्यू मिनट्स के अंदर ये चेंज होती रहती है। अच्छा अच्छा। तो इसी वजह से हमें थोड़ा, मतलब जैसे कि आपने बताया कि ये 34 किलोमीटर है, लेकिन अपोजिट वेव्स या फिर करंट कह सकते हैं कि इसकी वजह से ये लगभग 45 से 50 किलोमीटर हो जाती है हमारे लिए। अच्छा। और जैसे कि मेरी जो स्विमिंग पथ या फिर आप लाइफ ट्रैक कह सकते हैं,
उसमें आपने नोट किया होगा कि जो फिनिशिंग पॉइंट है वहाँ मैं फिनिश नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इतना ज़्यादा ऑपोजिट वेव और वेदर इतना ख़राब था कि मैं वहाँ फिनिशिंग पॉइंट तक पहुँच ही नहीं पा रही थी। फिर कैसे हुआ वो? तो फिर मुझे एक पत्थर में या फिर रॉक में वहाँ पे जाके मुझे फिनिश करना पड़ा, अच्छा। क्योंकि समुद्र में हमें पता है कि रॉक बहुत ज़्यादा नुकीले और हम्म खतरनाक टाइप के होते हैं। तो हम्म। फिर वहीं फिनिश किया मैंने, और वहाँ से फिर अच्छा, ये जो आपने इस कामयाबी हासिल करी, इसके पीछे की मेहनत कितनी है और कितने वर्षों की है? ईयर इन द सेंस लगभग 5 साल की है, हम्म क्योंकि 2019 से मैं इसके लिए प्रोसेस प्रोसीड चल रहा था। और 2019 में मैंने अप्लाई किया था स्लॉट के लिए, हम्म। और बाकी फिजिकली एंड मेंटली खुद को प्रिपेयर किया। इसके लिए आप बता रहे कि 11 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो इसकी तैयारी आपने कैसे की? क्योंकि हमारा और आप पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती है, तो वहाँ और यहाँ में तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन वहाँ जहाँ आपने इंग्लिश चैनल क्रॉस किया, वहाँ तो टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है। उसकी तैयारी कैसे की आपने? वहाँ क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो इसी वजह से मैं पूरे विंटर सीजन में प्रैक्टिस करती रहती थी। कैसे की प्रैक्टिस वो? क्योंकि वहाँ टेम्परेचर बहुत कम होती है, तो वो मुझे अडॉप्ट करना था। इस वजह से मैं शाम में पानी में उतरती थी, फिर रात रात भर स्विमिंग करती थी। रात भर? जी, स्विमिंग पूल पे ही। और आइस बात? और जब वहाँ वेस्ट बंगाल पे जब समर सीजन आ गया, हम्म। तो तब मैं आफ्टर प्रैक्टिस और घर आने के बाद मैं आइस बात करती थी, कितनी कितनी घंटे करती थी उसको? लगभग 2-3 घंटे तक। लगातार बर्फ बर्फ में बैठना? जी, तो कैसा महसूस हो? बॉडी बॉडी क्या कहती थी उस टाइम पे? बॉडी तो जवाब दे चुकी थी, बॉडी कहता था कि अब छोड़ दो, लेकिन करना है। और तब खुद को मोटिवेट करती थी कि ये मेरी अपनी ये बस मेरी ख्वाब नहीं है, मेरी फुल फैमिली की और मेरे जो कोचेस हैं सभी की है। 11 डिग्री का टेम्परेचर था वहाँ का, और 34 किलोमीटर का एरिया जो आप बता रही हैं कि 50 से 55 किलोमीटर हो जाता है। उस दौरान बीच में नहीं लगा कि इसे छोड़ देना चाहिए? क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आई होंगी, फेस की होंगी आपने वहाँ की जो दिक्कतें, उस दौरान नहीं लगा आपको कि ये छोड़ देना चाहिए मुझे बीच में ही? जैसे कि आपने बताया ये 34 किलोमीटर है, तो एज अ 34 किलोमीटर अगर मैं बताऊँ, सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त लास्ट 1 किलोमीटर, 33 किलोमीटर ऑलमोस्ट मैंने कवर कर लिया था। फिर लास्ट 1 किलोमीटर इतना वेदर खराब था या फिर अपोजिट करंट आ रहे थे, तो तब फिलहाल लग रहा था कि मैं कर नहीं पाऊंगी। हम्म। तो खुद को बस थोड़ा मोटिवेट किया, क्योंकि ये उस वक्त बस यही चल रहा था, अगर मैंने अब छोड़ दिया तो मेरी 5 साल की मेहनत बिल्कुल बेकार जाएगी। फिर क्या सोचा? तो बस एक और स्ट्रोक ऐसे करते करते फिर खुद को थोड़ा और मोटिवेट किया, बस। वो 13 घंटे की जो जर्नी थी आपकी, उस दौरान आपने लिक्विड लिया, क्या लिया, खाने के लिए क्या लिया? क्योंकि वो समुद्र में तो कुछ मिलेगा नहीं आपको, और ज्यादा ले भी नहीं सकते। जी, इस दौरान हमें लिक्विड ही खाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ हमें खाने के लिए बस 30 सेकेंड्स मिलते हैं, तो 30 सेकेंड्स के अंदर ही आपको खाना है। अच्छा, 30 सेकेंड्स का? जी। ऐसा कुछ रूल है इसका? जी। अच्छा, इसके रूल्स क्या क्या हैं? अब पहले तो जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको पानी से बाहर जाकर दिखाना है, कुछ नॉर्मली रूल्स हैं, और हम अपने बोर्ड से कोई टच नहीं रख सकते। हम्म। और जैसे कि 30 सेकेंड्स हमें खाने के लिए टाइम दिया जाता है, और यहाँ हम बोट से डायरेक्ट नहीं ले सकते या फिर पानी से बाहर नहीं जा सकते, बोट के साथ हमारा कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा। फिर वो खाना कैसे लिया फिर? तो ऊपर से रोप में कर कर मुझे खाना फेंक दिया जाता था, और वहीं से खाना खाना पड़ता था। और वहाँ जो ऑब्जर्वर थे, उन्होंने पहली बार ये स्ट्रिक्टली बताया कि आप जो ये रोप फेंक रहे हैं, इसे आपको लूज रखना है, आप ये स्ट्रेट कर कर भी नहीं फेंक सकते। तो वो आकर चेक करते थे कि आप क्या खाना खिला रहे हैं, कितना क्या दे रहे हैं, कितना पानी है, कितना क्या है, तो सभी कुछ वो चेक करते थे। और हर बार हमें थोड़ा सैंपल भी देना पड़ता था, क्योंकि वो बाद में वो चेक करेंगे कि ये कोई ड्रग्स वगैरह कुछ है या अच्छा। नहीं। ओके। अच्छा, इस दौरान जब आप स्विमिंग कर रही थी इसमें, तो क्या कुछ
बड़ी मछली या कुछ ऐसा कोई फेस किया आपने? आपको मिला कुछ ऐसा? वैसे वहाँ बड़ी मछली वैसे कुछ नहीं मिली थी, लेकिन छोटे छोटे जेली फिशेस आए थे। हम्म। तो जेली फिश वैसे तो दिखने में बहुत क्यूट होते हैं, लेकिन इसके जो स्टिंग्स है वो बहुत पेनफुल होते हैं। अच्छा। लाइक मधुमक्खी जब हमें काटती है तो इसके जब वो एक स्टिंग लगती है तो लगता है कि 10-10 मधुमक्खियां आपको एक साथ काट रही हैं। और ये हमेशा ग्रुप में आते हैं। अच्छा, जी। देख करके कि कोई आ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब ये अपने झुंड में रहते हैं और हमारा एक वे होता है, तो कभी उनके झुंड के अंदर ही हमारा वे भी होता है, तो उनके ऊपर से ही जाना होता है, क्योंकि हम वे चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, आफरीन, जब 81 किलोमीटर गंगा में आपने जब उसको क्रॉस किया, सेकंड रनर अप रही थी आप, तो वो क्या था पूरा मूवमेंट, और वहाँ कहाँ चूक हुई आपसे? वहाँ पहले तो ये मतलब कहाँ से कहाँ तक किया आपने? ये मुर्शिदाबाद में बहरमपुर के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होता है। वो कौन सा जगह था, मतलब वो एरिया ठीक मुझे याद नहीं है। तो वहां से हमें बहरमपुर में आके फिनिश करना होता था। तो ये 81 किलोमीटर होती थी। और जैसे कि जब मैं ये प्रोसेसिंग कर रही थी, मतलब 81 के लिए प्रैक्टिस कर रही थी, तो तब मुझे इतना पता नहीं था। और प्रैक्टिस के वक्त मैंने कुछ सॉलिड खाना खा लिया था, तो इसी वजह से कंपटीशन से पहले मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी थी। ओह। तो मतलब बीच में कुछ ऐसा भी मोमेंट चल रहा था कि सब बता रहे थे कि ये मत करो, पिछले साल कर लेना, कोई बात नहीं है। तो तब यही लगा कि ठीक है, मैं जितनी दूर कर पाऊंगी मैं उतना ही करूंगी, अगर उससे ना हुआ तो फिर हम वही छोड़ देंगे। ओके। तो अगर मैं मुझे स्टार्टिंग में पूछना चाहिए था लेकिन नहीं पूछ पाया, आपका जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन स्विमिंग से हुआ, वो कैसा था और क्यों हुआ? फर्स्ट इंट्रोडक्शन एज अ लाइफ सेविंग हुआ था, क्योंकि मम्मी को बहुत डर लगता था कि मतलब भैया को वैसे स्विमिंग नहीं आती और मुझे भी नहीं आती थी। तो मम्मी को बहुत डर लगता है कि ये कहीं अगर घूमने गए, अगर पानी में डूब वूब गए तो कुछ, तो जैसे कि हम ना डूबे या फिर। तो क्या आपके मेदिनीपुर के आसपास क्या नदियाँ ज़्यादा हैं? जी, वैसे कह सकते हैं कि बहुत सारी नदियां हैं। तो हमारे घर के पास ही एक कांसाई नदी है। हम्म। और वेस्ट बंगाल में तो गंगा, हम्म। गंगा जी तो बहुत फेमस ही है। तो तो क्या भैया आप सीखे कि नहीं? भैया भैया ही बैठे हुए आपके पास, तो क्या वो सीखे नहीं सीखे अभी स्विमिंग? जी, भैया सीख गए। तो उन्होंने चैनल के लिए तैयार नहीं किया? नहीं, भैया फिलहाल तो मुझे तैयार कर रहे हैं, क्योंकि भैया ही उस वक्त मेरे साथ थे। अच्छा, वहां भी साथ में थे भैया। जी। अच्छा, जब ठंडा पानी था और उल्टी लहरें थी, तो उस दौरान आपने मेंटली और फिजिकली आपने खुद को कैसे तैयार किया? मेंटली और फिजिकली, मतलब सबसे बड़ी बात तो उस वक्त मेरे दिमाग में यह चल रही थी कि मुझे ये कंप्लीट करना है, क्योंकि इसके पीछे जो मेरी फैमिली की हम्म। अफोर्ट्स और मेरी मेरी खुद की मेहनत से भी, मतलब पापा ने, अब बीच में ऐसा होता है कि ये जो मेरी इंग्लिश चैनल है, ये स्पॉन्सरशिप बहुत ज़्यादा फंड चाहिए और बहुत कुछ। अच्छा। तो ये टोटली मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया मुझ पे। पापा की जो सेविंग्स थी सब कुछ लगा दिया उन्होंने। और जब मैं प्रैक्टिस करती थी तो मम्मी दिन भर वहीं बैठी रहती थी। और मतलब बस टारगेट यही था कि मुझे छोड़ना नहीं है। फिर ऑन एक और स्ट्रोक ऐसे करते करते बस पहुंच गए। जब आप समुद्र के अंदर थी, तो वालिद और वालिदा का ख्याल आया होगा कि ये मैं जो कर रही हूँ इसके पीछे इनका। वैसे तो मतलब जब मैं वहाँ गई थी, मेरी मम्मी भी मेरे साथ जाने वाली थी, लेकिन उनका वीज़ा कैंसिल हो जाने की वजह से वो नहीं जा पाई। हम्म। और वैसे तो पापा ज़्यादा कुछ नहीं कहते, लेकिन हमेशा पापा मुझे मोटिवेट करते रहते हैं। तो बस आप जितना सको आप अपना बेस्ट दो, फिर जो होगा हम देख लेंगे। हाँ। पापा बस यही कहते हैं मुझे। माँ क्या कहती हैं? मम्मी तो हमेशा कि तुम ये कर सकती हो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए ही है तो तुम्हें करना है। वेरी गुड। ठीक है, आपने कि ये इतिहास रचा था इंग्लिश चैनल जीत करके, अब आगे की तैयारी क्या है? आगे की वैसे कैटलीना चैनल के लिए प्रोसेस कर रही हूँ। ऑलरेडी मैंने स्लॉट के लिए अप्लाई कर दिया है।
लेकिन अब बस इन दोनों के बीच में, क्योंकि मैंने पापा का जो सेविंग्स ये सब कुछ है सब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो स्पॉन्सरशिप और थोड़ी सी प्रैक्टिस। उसकी तलाश जारी है। जी। हम्म। अच्छा, इंग्लिश चैनल जो क्रॉस किया, उसमें आप अपनी कामयाबी, इसमें अपनी मेहनत और मम्मी पापा का, फैमिली का सपोर्ट, इसे आप अपना इंडिपेंडेंस मानती हैं या एक कलेक्टिव अप्रोच? एक कलेक्टिव अप्रोच, क्योंकि मैं अकेले ये नहीं कर सकती थी, क्योंकि विदाउट फैमिली मैं कुछ भी नहीं हूँ। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरी मम्मी की मेहनत, मेरे पापा की मेहनत, और उस वक्त मेरे साथ मेरे भैया और भाभी थे, उनकी, और फिर जो मेरे सर्स हैं जिन्होंने मुझे ट्रेन किया, तो ये मेरे अकेले की मेहनत तो नहीं थी, सबकी थी। इसमें दिक्कतें क्या क्या आती हैं? दिक्कतें पहले तो फंड्स या फिर कह सकते हैं कि स्पॉन्सरशिप, ये मिलना बहुत मुश्किल होता है। और तो अब तो आफरीन पे लोग दाव लगाएंगे ना, क्योंकि आफरीन ने इंग्लिश चैनल पार किया ना। अब तो स्पॉन्सर आ रहे होंगे ना, अभी तक तो अब तो नहीं अप्रोच मिला कर है। रहे होंगे ना। तो क्या अपना यूनिवर्सिटी सपोर्ट नहीं करता है इसमें? यूनिवर्सिटी करेंगी। फीसी मैम से मैंने बात की थी, तो मैम ने बताया कि इस वाले पे तो हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब कर नहीं पाए, तो नेक्स्ट जो है उन पे हमारी फुल सपोर्ट रहेगी, तो उन्होंने बताया है। अब बाकी देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। पहला अवार्ड कौन सा था? आपने पहला कौन सा चैंपियनशिप जीता था इसके लिए? जब मैं अच्छा स्विमिंग कर रही थी, तो जो छोटे छोटे क्लासमेट्स होते हैं, तो वहीं पे हमारे सर मुझे हमें मतलब मुझे उन्होंने भेजा था कि आप जाओ कोई एक इवेंट करके आओ, तो फिर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिलेगा, या फिर आप थोड़ी सी कितनी प्रिपेयर्ड हुई है ये हम चेक कर पाएंगे। हम्म। तो जब मैं वहाँ गई थी, तो वहीं फर्स्ट मैंने गोल्ड मेडल जीता था, और जिन्होंने मुझे मेडल दिया था वो भी एक इंग्लिश चैनल स्विमर थी। ओके। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ थी कि वो भी बहुत अच्छी स्विमर है और उन्होंने मुझे मेडल दिया। तो तभी से कुछ कुछ मतलब क्या कह सकते हैं, इंस्पिरेशन था कि मुझे एक अच्छा स्विमर बनना है। अभी तक क्या क्या, कौन कौन सा चैंपियनशिप आप जीत चुकी हैं? कौन कौन सा मेडल मिल चुका है आपको? वैसे और कहाँ कहाँ जीता आपने? वेस्ट बंगाल पे मैंने अपने यूनिवर्सिटी को ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में 3 टाइम्स रिप्रेजेंट किया है, और नेशनल्स पे मैंने वेस्ट बंगाल को भी 2 और 3 टाइम्स रिप्रेजेंट किया, हम्म। और वैसे स्टेट में तो मेडल्स कुछ हैं ही। आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, जी। ठीक है। क्या पहले से बैकग्राउंड था स्पोर्ट्स का, या आपने स्टार्ट किया इसको? कह सकते हैं कि पहले से था, क्योंकि मेरे जो दादाजी हैं वो बहुत अच्छा कबड्डी खेलते थे। अरे। मतलब वो अपने गांव में अपने ज़माने में एक फेमस कबड्डियन थे। तो हम जब अपने दादाजी के घर जाते थे, तो वो हमेशा हमें दिखाते थे कि आप लोग क्या कर रहे हो, देखो मेरे पास, कि मेरे पास ये मेडल है, आप लोगों के पास कुछ है। तो फिर उनके बाद पापा थोड़ा खेलते थे, लेकिन पढ़ाई की वजह से, इन सब की वजह से उनका वो सब छूट गया। और फिर भैया एक अच्छे एथलीट थे, लेकिन भैया का फोकस पढ़ाई में कुछ ज़्यादा अच्छा था, तो इसी वजह से वो भी, उनका भी छूट गया। फिर मुझे मौका मिला, और अब बस यही कंटिन्यू चल रहा है, क्योंकि मेरी फैमिली भी मुझे सपोर्ट कर रही है। दादा कबड्डी में थे और पोती ने शिफ्ट कर दिया इधर आके स्विमिंग में, है ना? अच्छा, ये आपकी इतनी सक्सेस स्टोरी है, इससे इंस्पायर होते भी हैं लोग और होना भी चाहिए। तो यूथ के लिए, खासकर गर्ल्स के लिए, आप क्या कहेंगी कि क्या करना चाहिए उनको? और खासकर मैं उनके लिए कहूँगा क्योंकि मुस्लिम समाज में स्पोर्ट्स, अब एजुकेशन तो छोड़ दी, स्पोर्ट्स तो बहुत ज़्यादा पीछे है। मुझे लगता है कि 0 कुछ ही परसेंटेज स्पोर्ट्स में होगा। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आगे आना चाहिए उनको? आना तो ज़रूर चाहिए, हम्म। और हमें हर वक्त मौका नहीं मिलता, हमें मौका बनाना पड़ता है। तो अगर हम स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि मैं इंटरेस्टेड थी, फिर मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, तो मैं भी चाहूँगी कि बाकी जो लड़कियां हैं वो भी अपना इंटरेस्ट दिखाए,
और फैमिली अगर सपोर्ट करे तो आई होप कि मुझसे भी अच्छे अच्छे बेहतर स्पोर्ट्स पर्सन्स निकल आएंगे। इन फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी? फ्यूचर प्लानिंग ओलंपिक मैराथन में पार्टिसिपेट करना है हम्म। और इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ 2028 लॉस इंशाल्लाह। एंजल्स। मतलब कुछ कह नहीं सकते क्योंकि पता नहीं कि फ्यूचर क्या हो, हम्म। तो मैं बस ये कह सकती हूँ टारगेट होगा ना कि इस चीज के लिए तैयारी करके चलना है। फिलहाल तो नेक्स्ट टारगेट कैटलीना चैनल है, तो ये कर लेते वो हैं कितना फिर। लंबा होगा? वो भी ऑलमोस्ट 32-34 ऐसे ही कुछ है। अच्छा, इसके लिए जो आप जो इंटरनेशनल स्विमिंग की बात करती है चैनल्स की, तो उसकी तैयारी के लिए या प्रिपरेशन के लिए कुछ ऐसे खास अलीगढ़ जैसे छोटे शहर में कुछ है तैयारी के लिए, या उसके लिए आप कैसे तैयारी करती हैं खुद अपने आप? ऐसे तो पहले वेस्ट बंगाल में मैं अपने सर के पास कर रही थी सभी कुछ, कि मेरे सर मतलब चैनल के लिए जिस सर ने मुझे रेडी किया था वो वेस्ट बंगाल के एक जाने माने टीचर हैं, कोच। और यहाँ वैसे भी बस क्या ही कह सकते हैं कि मतलब प्रोसेसिंग चल रही है, कोशिश जारी है कि मैं यहाँ से भी ये वो कंटिन्यू कर पाऊँ, हम्म। तो इंशाल्लाह देखते हैं। फैमिली के लिए क्या मैसेज है? मुझे ये लगता है कि आज जो मैं हूँ ये अपनी फैमिली की वजह से हूँ, क्योंकि विदाउट फैमिली मैं कुछ भी नहीं हूँ। हम्म। तो अगर आप पूछे कि मेरी मोटिवेशन या फिर मेरा जो क्या कहते हैं ये इतना पागलनेस या फिर जो भी हो, ये सभी मेरी फैमिली की वजह से है, क्योंकि मेरी फैमिली मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है और वही मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो क्या करियर का भी इसी में सोचा है? स्विमिंग पे ही अपना करियर बनाना है और इसी वजह से मैं बीपीएड भी कर रही हूँ। रोल मॉडल किसको मानती हैं आप? वैसे तो मेरे रोल मॉडल माइकल फेल्प्स हैं, कि अच्छा। एक होता है ना कि मेरा एक ड्रीम है कि उनके पास जितने मेडल्स है इंशाल्लाह मेरे पास भी उतने सारे। अच्छा, मुझे अभी बताया कि इंडिया के 150 साल के इतिहास में, हिस्ट्री में, आप 52 स्विमर हैं और इंडिया में इसका स्कोप भी नहीं है ज़्यादा, है ना? तो इसे किस तरह से देखती हैं आप? क्योंकि फ्यूचर बनाना भी है तो फिर यहाँ तो बड़ा मुश्किल है, वो भी सारे यूरोपियन कंट्रीज में ही इसका स्कोप है ज़्यादा। ये हमारी थोड़ी तो वीक पॉइंट है कि यहाँ इसका कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन मुझे ओपन वाटर अब कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, तो इसी वजह से अब मुझे यही अपनी फ्यूचर स्ट्रीम यही सब कुछ बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आफरीन जबी हमारे शो में आने के लिए। अगर आप मुझसे मतलब मेरी जो अपडेट या फिर इन फ्यूचर मेरी जो एक्टिविटीज़ इनसे अपडेटेड रहना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक अकाउंट आफरीन जबी और इंस्टाग्राम में भी एक्वा गर्ल आफरीन या फिर आफरीन जबी में सर्च कर सकते हैं, तो दोनों जगह से आप मुझे फॉलो और रिक्वेस्ट भेज सकते हैं मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए। तो ये थी आफरीन जबी, इन्होंने 34 किलोमीटर की इंग्लिश चैनल को पार किया है। ये वीडियो आपका कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं किसी नई शख्सियत के साथ और नई किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।